जी, प्रीवियस क्लास में हमने HTML फाइल का स्ट्रक्चर समझा था कि HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या है, HTML फाइल को सेव कैसे करते हैं, और हमने पहला टैग भी पढ़ा था। कौन सा? टाइटल का टैग, कि वेबसाइट के ऊपर टाइटल हम कैसे लगाते हैं। ऐसे ही है, सबने इसकी प्रैक्टिस की है कि नहीं की है? क्यों नहीं? आप एब्सेंट थे तो बेटा लेक्चर रिकॉर्डिंग में देखते हैं ना। ये गलत है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आपके पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे। ये HTML समझने वाली चीज़ है भाई, समझोगे नहीं तो नहीं आएगा ये। और इसमें कोई छुट्टी करेगा, ऑफ करेगा, लेट होगा, उसको नहीं समझ में आएगा टॉपिक। इसमें रेगुलर भी होना पड़ेगा और प्रैक्टिस भी होनी पड़ेगी। अच्छा भाई, कोई स्टूडेंट मुझे कह रहा था कि मेरे पास नोटपैड प्लस ही नहीं इंस्टॉल हो रहा है। इतनी इतनी तरक्की साइंस में हो गई है कि विंडोज़ भी हो और उस पर नोटपैड प्लस इंस्टॉल भी ना हो। है क्या इशू हो रहा था? तो कंप्यूटर की विंडो ठीक कराएं। अगर कंप्यूटर का कोई मसला है, फौरी तौर पर विंडोज़ ठीक करवाएं, नहीं तो इसको लटका ही जाएंगे आप काम को अपने को। ठीक है, जब एक काम हमने प्रैक्टिकल करके देखा कि इस तरह कर लें, फिर तो वो टास्क आपको कर लेना चाहिए ना, उसको देख देख कर, कि जैसे मैंने क्लासरूम में किया वैसे आप घर में जाके कर लो। इसमें क्या मुश्किल बात है? तो ये चीज़ें तो बेसिक्स हैं ना, ये बेसिक्स कंप्यूटर आती होंगी तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं आती तो साथ साथ इनको इम्प्रूव करें और आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश होते जाएं कि भाई ये मैं खुद करना है, किसी के डिपेंडेंट होकर नहीं करना। किसी के डिपेंडेंट होकर काम करेंगे तो प्रोफेशनल कैसे बनेंगे कि भाई ये काम वो वाला करके देगा, ये काम वो वाला करके देगा, फिर तो नहीं होगा। खुद करें, सब कुछ खुद करें। विंडोज़ खराब हुई है, किसी भी विंडोज़ की शॉप पर जाओ, 200 रुपये देगा, विंडोज़ इंस्टॉल करके दे देगा। नहीं, बात मसला हल हो गया आपका। हाँ, बजाय इसके कि बंदा ढूंढते रहेंगे भाई कब ये मसला हल होगा। तो अगर आपका लैपटॉप ठीक नहीं चलेगा, आप क्लासरूम में आएंगे नहीं, आप क्लासरूम में लेट आएंगे, तो आप जितनी मर्जी एफर्ट कर लें, मैं जितनी मर्जी एफर्ट कर लूँ, कुछ नहीं होगा। कब काम वहीं पे रुका रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम जरा कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने ये देखा कि भाई HTML फाइल को सेव करना है, क्योंकि सारी की सारी कोडिंग तो HTML में हुई है। हमने उसके स्ट्रक्चर को भी अंडरस्टैंड किया कि स्ट्रक्चर क्या होता है, और हमने पहली बेसिक फाइल बनाई जिसमें हमने ये सीखा कि टाइटल कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब हम जरा देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। ये वही फाइल है जो प्रीवियसली थी हमारी, और इसी को मैं दोबारा से खोलता हूँ और इसमें चेंजेस करता हूँ। कैसे खोलते हैं वाला कौन बताएगा मुझे? इस फाइल को अगर हमने नोटपैड प्लस में खोलना है तो क्या करें? राइट क्लिक करके एडिट करें, एडिट विद नोटपैड। ठीक है, इतना ही किया था ना काम, यही सब कुछ हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था। आज हम इसको आगे लेकर चलते हैं और इसको इस सिनेरियो में समझते हैं कि भाई अगर कोई वेबसाइट है तो वो हमें कैसे दिख रही है। तो उसी तरह हम कोड्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारे काम के कोड्स हैं। ठीक है, पहले वेबसाइट पर एलिमेंट्स देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसके लिए हमें टैग कौन सा चाहिए। मैं बताऊंगा कि इसके लिए ये टैग चाहिए और इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे वो मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक वेबसाइट खोलता होता हूँ, ये वाली। ठीक है, इसे मैंने खोला तो ये टाइटल वाला हिस्सा हमने किया इसका, जिसमें टाइटल बार लगाई, लेकिन जो लेफ्ट साइड पे तस्वीर आ रही है इसे नहीं देखा हमने। तो अब हम ये देखते हैं कि ये तस्वीर यहाँ पे कैसे लगी हुई है। सबको पता लग रहा है कि ये तस्वीर है भाई, ये इमेज है, ये टेक्स्ट नहीं है, ये इमेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए किसी इमेज की ज़रूरत है। प्रैक्टिकली जब हम काम कर रहे होंगे, जब हम SEO कर रहे होंगे, तो ये इमेज कौन सा होना चाहिए? ये उस कंपनी का लोगो होना चाहिए। सही है ना, जिसकी वेबसाइट होगी उसी कंपनी का लोगो होगा ना यहाँ पर। और यहाँ पर कोई बंदा अपनी मर्जी की कोई तस्वीर तो नहीं लगाएगा ना। यहाँ पर जिसकी भी वेब, यानी पीक सोल्यूशन की वेबसाइट हो तो यहाँ पर पीक का लोगो आ जाए। दस्तगीर की ये दस्तगीर की है, इनका लोगो आ जाए। स्टार्स अकेडमी की हो तो उनका लोगो आ जाए। तो लोगो तो उनका पहले से बना होता है, आपने सिर्फ उस फाइल को यहाँ पर अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है ये देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर ये कैसे अप्लाई हुई है। कोड में कैसे जाएंगे? बॉयज में से कोई मुझे बताए, इस वेबसाइट की कोडिंग में कैसे जाएंगे? कंट्रोल U, प्लस नहीं करते कहते। ठीक है, कंट्रोल U। ठीक हो गया, चलो गुड। कंट्रोल U करके जी कोडिंग में आ गए। अच्छा, अब हम बात किसकी करने वाले हैं? इस तस्वीर की। इस तस्वीर को हम एड्रेस करते हैं, इस तस्वीर को हम कॉल करते हैं फेविकॉन इमेज। इस तस्वीर का SEO के पॉइंट से जो टेक्निकल नाम है वो क्या है? फेविकॉन। इमेज है, इमेज कह रहे हैं। सो ये क्या है? बेसिकली फेविकॉन। इसका मतलब क्या हुआ? टाइटल के साथ हमें फेविकॉन सेट करना है। कैसे सेट करना है? पहले कोडिंग में आकर इसका कोड देख लेते हैं। जरा देखिएगा कि यहाँ पर कहीं फेविकॉन लिखा होगा। लिखा हुआ है ना? ये वाला टैग है, ये सिंगल लाइन टैग है जो लाइन नंबर 45 में मुझे नजर आ रहा है। मैं इस पूरे को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये जरूरी नहीं कॉपी करना है, मैंने वैसे टाइम बचाने के लिए किया। आप तो खुद से टाइप करोगे ना। और ये कहाँ पर आएगा? फेविकॉन कहाँ पर आएगा? हेड में आएगा। टाइटल कहाँ पे आया था?
हेड में आया था, फेविकॉन भी हेड में आएगा। सो अब हम यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं और यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया। अब इस टैग को आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये कौन सा टैग है। इस टैग का नाम है जी लिंक, यानी फेविकॉन इमेज लगाने के लिए हमें कौन से टैग की ज़रूरत है, लिंक के टैग की ज़रूरत है। अच्छा अब देखें, पहली दफ़ा एक टैग के अंदर ऑप्शंस भी हमें नज़र आ रही है ना, मतलब टैग तो लिंक का है, उसके अंदर एक ऑप्शन आ रही है REL, एक ऑप्शन आ रही है href, तो टैग के अंदर हमें ऑप्शंस भी नज़र आ रही हैं। अभी मैं इसके लिए टर्म ऑप्शंस इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। बेसिकली इन ऑप्शंस को हम यहाँ पर एड्रेस करेंगे एट्रीब्यूट्स। क्या एड्रेस करेंगे, यानी लिंक के अंदर जो मजीद ऑप्शन हैं उन्हें हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट। इसका मतलब क्या हुआ कि टैग की जो ऑप्शंस होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, किसी भी टैग के अंदर जो ऑप्शंस हमें नजर आ रही हो उसे एट्रीब्यूट, यानी नेक्स्ट टाइम हम उसे ऑप्शन नहीं बोलेंगे। अभी मैंने सिर्फ समझाने के लिए वर्ड ऑप्शन इस्तेमाल किया, तो हम क्या कहेंगे कि टैग के अंदर और जो भी बात कर रहे होंगे वो क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूट। तो हमें इस वक्त टैग के कितने एट्रीब्यूट नजर आ रहे हैं, 2 एट्रीब्यूट्स नजर आ रहे हैं। पहला है REL स्टैंड्स फॉर रिलेशन, और दूसरा है href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। ठीक है। अच्छा अब टैग हमारा है लिंक का, सबसे पहला एट्रीब्यूट है REL का। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, वो एक स्टूडेंट मेरे पास आए बैठे हुए हैं, वो सोशल मीडिया वाले स्टूडेंट है। कौन है भला, आप हैं। हमने सोशल मीडिया नहीं शुरू किया, आप क्लास के बाद मुझसे मिलना, मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप किस तरह अपने कोर्स को कंप्लीट करो। ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा REL इक्वल्स टू रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पर मैं एक इमेज लाना चाहता हूँ, मगर किस शक्ल में लाना चाहता हूँ, शॉर्टकट आइकॉन। विंडोज के ऊपर जो आ रहे होते हैं आपके पास आइकॉन्स, वो भी तो छोटे छोटे आ रहे होते हैं। माई कंप्यूटर का बटन बना होता है छोटा सा, रिसाइकल बिन का बटन बना होता है छोटा सा। सो यहाँ पर आपको जो आइकॉन देना है उसके लिए हमें रिलेशन क्या बनाना था, शॉर्टकट आइकॉन। इसको एज इट इज ऐसे ही लिखना है आपने, यानी आपने लिखना है लिंक स्पेस REL इक्वल्स टू डबल कोटेशन शॉर्टकट स्पेस आइकॉन, ऐसे ही लिखना है। उसके बाद आगे क्या लिखा हमने, href का क्या मतलब हुआ, हाइपर रेफरेंस। इसका क्या मतलब है कि भाई ठीक हो गया, ये तो हमने बता दिया कि इमेज को आइकॉन के तौर पर लाना है, आइकॉन के तौर पर ही आता है। आपने देखा ना ऊपर छोटा सा इमेज आ रहा था, लेकिन इमेज कहाँ पर है ये भी तो बताना है, इमेज का रेफरेंस भी तो देना है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर मेरे पास मेरी फाइल सेव है HTML वाली, वहाँ पर इमेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास इमेज भी होना चाहिए। तो हम प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ से कोई इमेज ले लें। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर अगर मेरे पास कोई तस्वीर पड़ी है ना तो मैं यहाँ से वो पिक कर लेता हूँ। भाई हम एक काम करते हैं, यहाँ से ना CYD में बड़ी तस्वीरें होंगी, यहाँ से मैं ना इमेज पिक कर लेता हूँ। जी कितने सारे इमेजेस आ रहे हैं, ये इमेज है, कंट्रोल C किया जी मैंने, इसे कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे लाकर इसे पेस्ट कर दिया, आ गया इमेज। अच्छा अब एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि फेविकॉन में जब भी हमने इमेज यूज़ करना हो, हमें इमेज को PNG होना चाहिए, हमारे इमेज को PNG, इमेज का फॉर्मेट। भाई अब ये पहले क्लियर कर लीजिएगा क्लासरूम में, इमेज फॉर्मेट्स क्या होते हैं। तस्वीरें जो होती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है तो डॉक्यूमेंट फाइल होती है, इसी तरह जो तस्वीरें होती हैं उनके भी तो कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, JPG, PNG, GIF, TIFF और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो पॉपुलर हैं आप JPG को अंडरस्टैंड कर लेते होंगे मेरा ख्याल है, आप PNG को भी अंडरस्टैंड कर लेते होंगे। तो ये क्या है, इमेज फॉर्मेट है। जब भी हमें तस्वीर लानी होगी, यहाँ तो वो JPG की नज़र आ रही होगी हमें फॉर्मेट में, यहाँ PNG के फॉर्मेट में। फेविकॉन में हम जब तस्वीर लाते हैं तो उसे PNG होना चाहिए, यानी फेविकॉन में आने वाली पिक को क्या होना चाहिए, PNG होना चाहिए। चलिए एक काम करते हैं, ज़रा इधर आते हैं, कोई JPG फाइल है वो भी मैं लाता हूँ यहाँ पर। ये भी PNG है भाई, ये तो सारी की सारी ही PNG है। JPG मुझे मिलेगी किसी और लोकेशन से। यहाँ पर आते हैं, या कोई नेट से ले, ये JPG फाइल है भाई, ठीक है, पता नहीं कौन सी फाइल है। एनीवे इसको कॉपी करें, इसको भी वहाँ पर पेस्ट करें। अच्छा अब इनमें से एक JPG फाइल है और एक PNG है। अब मैंने क्या कहा कि फेविकॉन में आपको PNG चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये JPG नहीं लगानी,
अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि अगर आपके पास किसी और फॉर्मेट की फाइल हो, फॉर एग्जांपल पीएनजी की बजाय जेपीजी की फाइल है, तो हमें ऑनलाइन इमेजेस को कन्वर्ट करना भी आना चाहिए कि एक फॉर्मेट से हम इमेज को किस तरह दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये करने के लिए हमारे पास फ्री टूल्स हैं, मतलब इसमें हमारे लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे पास कोई फ्री टूल नहीं है। भाई ये सारे काम करने के लिए हमारे पास फ्री टूल मौजूद है, उस पर हमें इन्वेस्ट नहीं करना, बस हमें पता होना चाहिए कि कैसे इस्तेमाल करना है। अब मैं इस इमेज को, ये तो ऑलरेडी पीएनजी ही है, मैं बताने लगा हूँ आपको कि इस इमेज को हमें कैसे, इतना लंबा इसका नाम आ रहा है मैं इसे शॉर्ट कर देता हूँ, इस इमेज को हम किस तरीके से पीएनजी करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा मैं गूगल पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं चाहता क्या हूँ, क्या चाह रहा हूँ मैं, किसको, जेपीजी को मैं पीएनजी बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऑनलाइन, जो मैं चाह रहा हूँ वही मैं टाइप कर दूंगा, मैं लिखूंगा ऑनलाइन जेपीजी टू पीएनजी कन्वर्टर। चलो ये लिख दिया मैंने, नीचे आए जरा, बहुत सारे आ जाएंगी फाइलें, नीचे आ गया। ये फ्री ट्रांसपेरेंट पीएनजी, और नीचे आए, एड्स को नहीं देखते हम, एड्स के अलावा किसी भी जगह से हम इसको, ये क्या लिखा हुआ है, फ्री कन्वर्टर, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड कन्वर्टर, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे फ्री टूल्स हैं। इस पर क्लिक कीजिए, ये क्या आ गया, सिलेक्ट फाइल, फाइल को सिलेक्ट कीजिए। अभी मैंने जो कहा, फाइल को हमने कहाँ पे रखा था, हमारा अपना जो फोल्डर है वो कहाँ है जी, डी में। ये फाइल को मैंने चूज़ किया, क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट टू पीएनजी। इसमें और ऑप्शन भी आ रही है, फॉर्मेट्स भी आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमारा इशू क्या था, पीएनजी था, तो मैं यहाँ से कन्वर्ट कर देता हूँ। अब हमने देख लिया हमारे पास अगर जेपीजी फाइल है तो हम उसको भी पीएनजी में कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मेरे कहने का मतलब था। चलिए ये फाइल आ गई, सबको पता लग गया मैंने क्या किया। भाई जिसको ना पता लगे, वीडियो का इतना क्लिप देखना, बार बार 6-7 दफ़ा देखोगे तो पता लग जाएगा कि हमने क्या प्रैक्टिस किया। इसको हम यहाँ से कट करते हैं और फिर इसको वहीं पे ले जाते हैं 5 to 6 वाले फोल्डर में, और यहाँ पर भी सेव इसका। अब देखें, एक पहले से भी नज़र आ रही है, वही तस्वीर फिर आ गई ना। उसने ये नहीं कहा पहले से मौजूद है, नहीं कहा ना, क्यों नहीं कहा बोला, उसका फॉर्मेट डिफरेंट है और इसका फॉर्मेट डिफरेंट। अब हमें ये पता लग गया कि हमें फेविकॉन के तौर पर किस तरह की फाइल लानी है, पीएनजी। अब उस फाइल का नाम भी लाजमी तौर पर फेविकॉन ही होना चाहिए, ठीक है, नाम भी फिक्स है, मतलब किसी और नाम की फाइल को नहीं ला सकते। नाम का, फाइल का क्या नाम है, पक्का नाम क्या है, फेविकॉन। आप देख रहे हैं ना, इनमें से फिलहाल तो किसी का नाम भी फेविकॉन नहीं है। अब मैं जिसको भी फेविकॉन का नाम दे दूंगा उसको मैं वहां पे यूटिलाइज कर सकता हूं। चले मैं इसको कर लेता हूं, ये मैंने F2 की प्रेस की, ये विंडो का शॉर्टकट यूज किया, रीनेम, राइट क्लिक करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, F2 करेंगे तो रीनेम की ऑप्शन खुद से यहाँ खुल जाएगी। और यहाँ इसका नाम क्या टाइप करना है, अगर आप ये वाले स्पेलिंग गलत लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, यही ना स्पेलिंग होने चाहिए, ठीक है, फेविकॉन के जो मैंने टाइप किए हैं, और इसे एंटर कर दो। अब आ जाते हैं कोडिंग में वापस। हाँ जी, अब इसमें कोई इशू आ रहा है, आप देखें जरा, टैग में कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको लग रहा है कि इररेलेवेंट है, जरा स्क्रीन पर देखें सब। ये लिंक लिखा, ये रिलेशन लिखा, ये एचरेफ लिखा, ये फाइल का नाम भी लिख दिया, कोई ऐसी चीज़ है जो इररेलेवेंट लग रही है आपको, जो यहाँ नहीं होनी चाहिए। शाबाश, स्क्रीन देख के बताएं, कुछ है। हाँ, इधर से आवाज़ आई है मुझे, इमेज नहीं, और ये लोकेशन ठीक नहीं है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, एचरेफ, एचरेफ के बाद क्या आ रहा है कि इमेजेस का फोल्डर, और उसके अंदर ये है। तो हमारे पास तो कोई इमेजेस के नाम का फोल्डर नहीं है, कि है सब कुछ मैंने मेल भी रखा हुआ है ना, अभी आप देख रहे थे ना, ये सब कुछ कहाँ पड़ा हुआ है भाई, ये सब कुछ तो यहाँ पर ही पड़ा हुआ है, जिसके अंदर कोई इमेजेस का फोल्डर तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेजेस का फोल्डर नहीं होना चाहिए ना उस पाथ में, कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सो मैं इधर आता हूँ और इसको बैक स्पेस कर दूँ, समझ आई बात मैंने क्या कही है। अच्छा, इसको सेव करें। अच्छा, फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मैं अब आपको ये बताऊँ अगर कि ये मैंने क्या किया, एक नया फोल्डर बनाया है यहाँ पर, इमेजेस, इसके अंदर फिलहाल तो कुछ नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं,
अब अगर ये फेविकॉन इस इमेजेस में होता, थोड़ी देर के लिए एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये फेविकॉन इस इमेजेस में होता तो फिर हम यहाँ पे क्या करते, इमेजेस का रेफरेंस देते। समझ में आ गई बात? अगर तो वो किसी फोल्डर के अंदर होगा तो उसका रेफरेंस देना है, अगर मेन पर ही पड़ा हुआ है तो रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है हमें। तो हमने तो मेन पे ही रखा हुआ है ना, मैंने हालांकि फोल्डर तो बना दिया मगर उसमें मैंने कुछ रखा तो नहीं, तो इसका मतलब है कि उसका इससे कोई रिलेशन नहीं बनता। सेव करें इसको और फिर इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। चलिए जी इसको चलाते हैं। अब कैसे चलाएंगे इस फाइल को, रन कैसे करेंगे? डबल क्लिक करके। अब ये डबल क्लिक और राइट क्लिक में फर्क समझ में आ गया ना? राइट क्लिक जब करते हैं तो एडिट करते हैं और जब डबल क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं। तो जब राइट क्लिक करते हैं तो एडिटर खुलता है, जब ओपन करते हैं तो ब्राउजर खुलता है जिसमें हम उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ जी, जरा देखते हैं कि क्या फेविकॉन अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ। हुआ? नहीं हुआ। एरर देखें जरा क्या एरर है जी, ढूंढते हैं जी एरर क्या है इसमें। लिंक टैग का एंड नहीं किया हुआ था हमने, ठीक है। एक एरर ये भी हो सकता है, इसको मैंने लगा दिया, एंड कर दिया। पढ़ा था ना हमने पहले लेसन में, टैग स्टार्ट करेंगे और टैग एंड करेंगे। हो सकता है सपोज है कि ये वाला एरर भी हो। अब इसको रिफ्रेश करो, ठीक हो गया? समझ आ गया? यही एरर था। हमने क्या किया हुआ था, टाइटल का टैग प्रीवियस लेक्चर में, क्योंकि उस लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ उसी को यूज किया था और तो कुछ किया ही नहीं था, तो उस दिन तो वो काम कर गया ना, क्योंकि उसके नीचे तो कुछ था ही नहीं। और आज जब हमने एक और टैग लगाया तो उसने कहा भाई वो जो पहले वाला टैग है उसे तो क्लोज कर लो। तो ये एरर आपको समझ में आ गया। एक एरर मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि अगर वो फोल्डर में है तो आप रेफरेंस नहीं दे रहे, या वो फोल्डर में नहीं है और आप गलत रेफरेंस दे रहे हैं। दोनों सूरतों में एरर आएगा। मतलब इस सूरत में भी एरर आएगा कि फोल्डर में है और आप रेफरेंस नहीं दे रहे, इस सूरत में भी एरर आएगा कि वो फोल्डर में नहीं है लेकिन आप इमेजेस लिखते जा रहे हो साथ। तो रास्ता तो गलत हो गया ना, उसको मिलेगा ही नहीं कि भाई यहाँ पर ये इमेज पड़ा हुआ है। सो ये हमने क्या सीख लिया, टाइटल लगाना और साथ में फेविकॉन लगाना। ये दोनों ऑप्शंस कहाँ पे लगे? ये दोनों एसईओ के फैक्टर्स हैं। हमने जब एसईओ करनी होती है तो सबसे पहले टाइटल में कीवर्ड लेकर आते हैं, फिर हम दूसरे नंबर पर फेविकॉन लगाते हैं। तो ये दो एसईओ के फैक्टर्स हमने पूरे किए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास किसी की वेबसाइट आई है रैंक होने के लिए, तो पहले हम ये चेक करेंगे कि उसकी वेबसाइट के टाइटल में क्या लिखा हुआ है। हो सकता है उसकी वेबसाइट के टाइटल में लिखा हो होम और आगे कंपनी का नाम, तो गलत हो गया ना। क्या होना चाहिए? कीवर्ड होना चाहिए यहाँ पर। इसी तरह फेविकॉन ना लगाओ, खाली आ रहा हो, फेविकॉन लगा ही ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे? फेविकॉन लगाएंगे। तो ये दो काम हमने सीख लिए। अब जरा आगे चलते हैं, तीसरी क्या चीज़ सीखनी है। अब तीसरी चीज़ हमने जाकर बॉडी में सीखनी है और उसके लिए हम पहले वेबसाइट को देखते हैं। इस वेबसाइट की बॉडी को देखते हैं। ये वेबसाइट हमारे सामने आ गई है, खुल गई है। ये सबसे ऊपर जो तस्वीर नज़र आ रही है, जो कि आप देखो शायद रोटेट भी हो रही होगी, स्क्रॉल भी हो रही है ना, ये वेबसाइट का स्लाइडर कहलाता है। इसे हम बोलते हैं वेबसाइट स्लाइडर। आप देखते हैं कि हर वेबसाइट पे स्लाइडर्स होते हैं। आप किसी भी वेबसाइट को खोलते हो तो उसके ऊपर एक तस्वीर आती है, फिर स्क्रॉल हो जाती है, फिर दूसरी आ जाती है। किसी की 2 तस्वीरें होती हैं, किसी की 5 होती हैं, किसी की 6 होती हैं, डिपेंड्स। तो पहला पार्ट कौन सा है? स्लाइडर का। उसके बाद नीचे आए, यहाँ से अब वेबसाइट का मैसेज शुरू हो गया। अब ये वो वेबसाइट है जो हम देख रहे हैं। टाइटल वाला जो मैसेज था वो तो आप देख रहे थे ना, पेज पे नज़र नहीं आ रहा था। फेविकॉन पेज पे नज़र आ रहा था? नहीं भाई, दोनों चीज़ें हमें टैब में नज़र आती हैं। पेज के ऊपर तो नज़र नहीं आ रही थी, टाइटल भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, फेविकॉन भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। कहाँ पे नज़र आ रहे हैं भाई? यहाँ पर टैब के ऊपर, टाइटल बार पे, और ये साथ दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब हम पेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। पेज के ऊपर हमें सबसे पहले क्या स्लाइडर मिला, इसको जरा छोड़ देते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारी ये वाली है। सबको पता है क्या भाई? ये पूरी वेबसाइट की हेडिंग है, ऐसे ही है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हम लेटर लिखें तो वहाँ पर भी हेडिंग स्टाइल्स हैं। एक हेडिंग है जो आप खुद से बनाते हो फॉर्मेटिंग करके, और एक हेडिंग है जो H1 से लेकर H6 तक हेडिंग स्टाइल्स हैं। H1, H2, H3, H4, H5, H6, टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स। यही वाले 6 हेडिंग स्टाइल्स हमारे पास
मौजूद हैं वेबसाइट में भी, और गूगल भी हमें यही कहता है कि भाई आप जब अपनी वेबसाइट को बनाएं तो आप उसमें बड़ा बेहतरीन किस्म का हेडिंग स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें। अच्छा, हेडिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? हेडिंग स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि भाई जब आप कोई कंटेंट लिखें तो हेडिंग्स की शक्ल में लिखें। ये मेन कंटेंट है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करें, उसके बाद नीचे उसका सब कंटेंट लिखें, फिर आप उसको एक्सप्लेन करें। ऐसे ही होता है ना, आप किताबें पढ़ते हो अक्सर, जैसे चैप्टर 1 शुरू होता है, तो जैसे ही चैप्टर 1 शुरू होता है तो सबसे पहले एक हेडिंग होती है और उसके साथ लिखा होता है नंबर 1, लिखा होता है ना आमतौर पर। फिर उसके नीचे 2-4 लाइनों का एक पैराग्राफ होता है। फिर समटाइम क्या लिखा होता है नीचे? 1.1 लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है? फिर एक हेडिंग लिखी होती है, तो हमें पता लग जाता है ना कि ये 1.1 का मतलब क्या है। कौन बताएगा क्या मतलब होता है? उसी की सब हेडिंग है, ये उसी का सब पार्ट है। ये कभी किसी को सिखाया बच्चे को कि भाई बुक इस तरह पढ़नी है आपने? ऑटोमेटिक आ जाता है ना ये सब कुछ। तो इसका मतलब है कि ये क्या चीज़ है? ये एक ऑर्गेनिक है, ये एक नेचुरल मेथड है। तो गूगल कहता है कि भाई अगर आपकी वेबसाइट भी इस मेथड के मुताबिक लिखी होगी तो लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे ना। इसलिए वो कहता है कि आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर हेडिंग्स की शक्ल में बनाएं। समझ में आई बात कि नहीं आई? हेडिंग्स की शक्ल में स्ट्रक्चर बनाने का मतलब क्या है कि एक गूगल कहेगा कि यूजर्स कंफर्टेबल हो जाएंगे, और एक गूगल को भी पता लग जाएगा आपकी पूरी वेबसाइट के डिज़ाइन का, कि भाई आपकी वेबसाइट कहाँ से शुरू हो रही है, इसकी मेन हेडिंग कौन सी है, इसकी आगे से सब हेडिंग कौन सी है, और इस मेन हेडिंग की सब हेडिंग्स कितनी है, उसके बाद आगे से एक और हेडिंग कब शुरू हो रही है। सिर्फ ये हेडिंग स्टाइल लिखने से ही उसको पता लग जाएगा। हेडिंग स्टाइल एक बहुत बड़ा की फैक्टर है एसईओ का। अगर आपने हेडिंग स्टाइल्स को स्ट्रक्चरल तरीके से नहीं बताया हुआ, तो अगर आपने अपनी हेडिंग स्टाइल्स को स्ट्रक्चरल मेथड में नहीं लिखा हुआ, तो गूगल इग्नोर करेगा आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। आमतौर पर हम हेडिंग स्टाइल से समझते हैं शायद कि ये कोई फॉर्मेटिंग है, ऐसी है ना, लेकिन गूगल में ऐसे नहीं है। गूगल ऐसा नहीं कहता। गूगल कहता है आपकी हेडिंग स्टाइल स्ट्रक्चर है, किसी भी चीज़ को डिफाइन करने का स्ट्रक्चर। यानी टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। मैं एक कंटेंट पढ़ रहा हूँ, पूरे सफ़े पे लिखा हुआ है, स्टार्ट से शुरू हो रहा है, तो उसके मुताबिक स्टार्ट पे कौन सी हेडिंग होनी चाहिए? हेडिंग 1। और अगर फॉर एग्जांपल पेज के एंड पर आखिरी टॉपिक आ रहा है, तो वहां पर कौन सी हेडिंग होनी चाहिए? H6। ये है स्ट्रक्चर। यानी बड़ी हेडिंग जो होगी वो 1 होगी और छोटी हेडिंग 6 होगी। गूगल के लिए ये फॉर्मेटिंग बिल्कुल नहीं है। गूगल इसलिए नहीं कह रहा कि भाई ज़रा दिलकश लगे, बोल्ड लगे, अच्छा लगे, हाईलाइटेड लगे तो हेडिंग स्टाइल इस्तेमाल करो। गूगल क्या कह रहा है? इसलिए इस्तेमाल करो कि मुझे समझ में आए कि आपकी मेन हेडिंग कौन सी है और आपकी सब हेडिंग कौन सी है। और जो हमने कीवर्ड्स की रैंकिंग करनी है, तो पहले मैंने क्या बताया कि कीवर्ड को कहाँ होना चाहिए? टाइटल में। अब उसका जो ये गूगल का बताया हुआ स्टैंडर्ड है, अब उसका जो दूसरा स्टैंडर्ड है वो क्या कहता है कि आपकी कीवर्ड को हेडिंग स्टाइल में लाजमी होना चाहिए, और आपकी पूरी वेबसाइट में आमतौर पर एक H1 होना चाहिए। मैंने क्या कहा? टोटल कितने H हैं? 6। H1 एक होने का क्या मतलब है? क्लियर कर रहे हैं ना कि भाई ये मेन हेडिंग है। अगर 4 H1 होंगे तो गूगल को कैसे समझ में आएगा भाई कौन से वाला मेन है? तो कहता है एक H1 लगाना है और एक से ज्यादा सब हेडिंग्स लगा सकते हो, मगर H1 आपको एक ही लगाना चाहिए। अब आप मेरा ख्याल है कि जो मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई, इससे आपको ये तो पता लग गया कि टोटल हमारे पास 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। ठीक है, चलिए इसको अब हम सिंपली तरीके से जरा प्रैक्टिस करते हैं। H1 और /H1 क्लोज करना था ना, तो फिलहाल यहाँ पर मैं डमी सा टेक्स्ट लिख देता हूँ हेडिंग, और इसकी मैं ना 6 हेडिंग्स बनाता हूँ। ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, अच्छा जी, कितनी रहेगी बाकी? ये 4 हो गई, 5। और ये सब कुछ किस में लग रहा है? बॉडी के अंदर लग रहा है। ये सब कुछ हम कहाँ पे लिख रहे हैं? बॉडी में लिख रहे हैं। और एक आखिर में रहेगी हमारे पास 6।
जिसको भी मैंने सेव कर लिया, सिंपली बीच में अभी फिलहाल मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, हेडिंग सिंपल सा टेक्स्ट लिखा है, वो तो हमारा वेबसाइट का कंटेंट आएगा ना, जिसको भी हम H1 समझते होंगे, जिसको हम H2 समझते होंगे, जिसको हम H4 समझते होंगे। इसको जरा रिफ्रेश करें, आगे आपको फर्क यहाँ से देखने से अभी हमें बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फॉर्मेटिंग है, ऐसी लग रहा है ना, मगर एसईओ में हम इसे हेडिंग को हम फॉर्मेटिंग नहीं समझ रहे भाई। गूगल फॉर्मेटिंग से क्या कर लेगा? हाँ, गूगल ने आपकी वेबसाइट को रैंक करना है। एक्चुअली क्या करना है गूगल ने आपके कीवर्ड्स को फाइंड करना है कि आपकी पूरी वेबसाइट में कीवर्ड्स कौन से हैं। अभी गूगल कोई बंदा तो नहीं है ना कि उसे पता लग जाएगा कि भाई ये पीक सोल्यूशन है तो इसके ये कीवर्ड्स हैं, तो ये कमर्शियल किचन है तो इसके ये कीवर्ड्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है तो इसके ये कीवर्ड्स हैं। सो गूगल ने क्या किया हुआ है, गूगल ने ना हमें कुछ एलिमेंट्स दे दिए हैं, कहता है भाई ये वो एलिमेंट्स हैं जहां पर आपको अपने कीवर्ड्स को डिफाइन करना है। तो मैं आपके कीवर्ड्स को ढूंढूंगा इन एलिमेंट्स के अंदर। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब गूगल को ये नहीं पता कि हमारा कीवर्ड कौन सा है, लेकिन गूगल को ये पता है कि कीवर्ड को कहां होना चाहिए, टाइटल बार में। तो हम टाइटल बार में जो भी लिखेंगे गूगल क्या समझेगा, कीवर्ड। फिर गूगल क्या कहता है कि भाई कीवर्ड को होना चाहिए हेडिंग स्टाइल में, तो हम हेडिंग स्टाइल में जो भी लिखेंगे गूगल उसे क्या समझेगा, कीवर्ड समझेगा। चलो मैं एक वेबसाइट खोलता हूं, यहां पर लिखा जी मैंने सैयद इंजीनियरिंग, इसको खोलो, नीचे आने जरा। वेबसाइट खुल गई है। अच्छा, अब अक्सर वेबसाइट में क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ है सैयद इंजीनियर प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग पाकिस्तान। अच्छा, अब ये सैयद इंजीनियरिंग क्या है, कंपनी का नाम, और आगे क्या लिखा हुआ है, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, और टाइटल में देखिए क्या लिखा हुआ है, प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग। एक्चुअली क्या होना चाहिए, जो मैंने अभी वेबसाइट खोली है उसमें आपने देखा हमने क्या लिखा हुआ था टाइटल में, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। फिर हेडिंग स्टाइल में क्या लिखा हुआ था, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। उसके फौरन बाद ये जो पहला पैराग्राफ आ रहा है, मतलब जो इसका इंट्रोडक्शन आ रहा है, यहाँ पर पहले पैराग्राफ के पहले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। और आप देख रहे हैं उसे हमने क्या किया हुआ है, बोल्ड भी किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें दो फॉर्मेटिंग अंडरस्टैंड हुई, हेडिंग स्टाइल और बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप करते हो, वही हाईलाइट करते हो और बोल्ड कर लेते हो। सो अब बेसिकली गूगल क्या कह रहा है, गूगल कहता है कि भाई आपने कीवर्ड को कहाँ यूज करना है, टाइटल में। आपने कीवर्ड को कहाँ यूज करना है, हेडिंग स्टाइल में। आपने कीवर्ड को कहाँ यूज करना है, पैराग्राफ के पहले सेंटेंस के अंदर बोल्ड करके। अब गूगल कैसे पहचानेगा हमारा कीवर्ड है कि नहीं है, तो गूगल चेक करेगा कि टाइटल में क्या वर्ड है। अगर मैंने टाइटल में हेलो लिख दिया, H1 में वेलकम लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर आकर अपनी कंपनी का नाम लिख दिया, सो गूगल क्या कहेगा, वो भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है और ये भी कीवर्ड है। लेकिन वो ये कहेगा कि इस कीवर्ड का यूज 10% हुआ हुआ है, इस कीवर्ड का यूज 40% हुआ हुआ है, 100% तो नहीं कहेगा ना, क्योंकि तीनों जगहों पर एक वर्ड नहीं है। होना क्या चाहिए था, जो हमारा कीवर्ड टाइटल में हो वही हेडिंग स्टाइल में हो और वही बोल्ड और स्ट्रॉन्ग हो। आपको बात समझ में आई कि मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ, कि गूगल कैसे रिकग्नाइज कर रहा है, एसईओ कर कैसे रहा है, किन बेसिस पर एसईओ कर रहा है। वो इस बेसिस पर एसईओ कर रहा है कि भाई ये मेरे HTML एलिमेंट्स हैं, मैं इनके थ्रू आपके कीवर्ड को पहचानूंगा। अगर आप इन जगहों पर कीवर्ड लगाएंगे तो मुझे समझ, जो वर्ड लिखेंगे मैं उन्हें समझूंगा आपका कीवर्ड है। अब अगर वहां पर आप कीवर्ड कर फाइंड करके लिखोगे तो ठीक है, और अगर ऐसे ही कोई अल्फाज लिख दोगे तो मैं उसे भी कीवर्ड ही समझूंगा और वो आपके कीवर्ड्स बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई फायदा होगा? इसका तो कोई फायदा नहीं होगा, वेबसाइट तो रैंक ही नहीं होगी, इससे तो आपको कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो हमने दूसरी चीज क्या देख ली, हेडिंग स्टाइल। यानी अब हमने कुछ चीजें समझनी शुरू हो गए कि भाई एक वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट लिखा होता है, मैं उसी को एलिमेंट्स दिखा रहा हूँ, वो वाले एलिमेंट्स जिन पे हमें काम करना है।
ये वो एलिमेंट्स हैं, हमें वेबसाइट की डिजाइनिंग पे काम नहीं करना। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कीवर्ड नहीं है तो मैं यहाँ पर कीवर्ड पुट करूँगा, लेकिन उससे पहले अभी मैंने कीवर्ड रिसर्च भी करनी है, जो हम इस फेज के बाद करेंगे। कीवर्ड रिसर्च का मतलब क्या है? कीवर्ड रिसर्च का मतलब है कि भाई ये कंपनी है, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे काम करवाया हुआ है, अब ये अपनी वेबसाइट की एसईओ करवाना चाह रहे हैं, तो अब आपको ये तो पता लग गया होगा कि एसईओ की बेस क्या है जी, क्या है? कीवर्ड्स। भाई अगर कीवर्ड्स ही नहीं है, मिसाल के तौर पर एक पूरी वेबसाइट की एसईओ कर दी किसी ने, मगर उसे नहीं पता कि इस वेबसाइट के कीवर्ड्स क्या हैं, तो मार्केटिंग होगी उसकी? कोई नहीं हो। हाँ, एसईओ के स्टैंडर्ड तो पूरे कर दिए भाई, टाइटल में भी कुछ लिख दिया, बोल्ड भी कर दिया, हेडिंग स्टाइल का इस्तेमाल भी कर लिया, स्टैंडर्ड तो पूरे हो रहे हैं, मगर विजिबिलिटी तो नहीं आ रही। लोग सर्च तो कीवर्ड्स को कर रहे हैं, तो कीवर्ड्स तो उनकी वेबसाइट पर मौजूद ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम एसईओ करेंगे तो हम जो पहला टास्क करेंगे, क्या करेंगे? कीवर्ड रिसर्च करेंगे। कीवर्ड्स को मैं बोलता हूं कि ये किसी वेबसाइट की वोकैबुलरी होते हैं। क्या ख्याल है? जैसे आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपने इंग्लिश बोलनी तो सीख ली, मगर आपके पास वर्ड्स की वोकैबुलरी नहीं है। आप इंग्लिश बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना इंग्लिश। वोकैबुलरी भी होनी चाहिए ना, वर्ड्स भी होने चाहिए। इसी तरह हमने वेबसाइट बना ली, कंटेंट भी लिख दिया, और उसकी जो वर्ड्स हैं वो हमारे कीवर्ड्स नहीं हैं, तो आपको लगता है कि रैंक होंगी? हमारी वेबसाइट तो रैंक नहीं हो सकती। अलबत्ता एसईओ पूरी हो जाएगी, क्योंकि उसमें बोल्ड भी है, उसमें स्ट्रॉन्ग भी है, उसमें टाइटल भी है, उसमें हेडिंग स्टाइल भी है। एसईओ तो पूरी हो गई, लेकिन लोग जो सर्च कर रहे हैं उसके रिजल्ट पे हम नजर तो नहीं आएंगे बिल्कुल, क्योंकि जिस वर्ड्स को वो ढूंढ रहे हैं, जिन अल्फाज को वो ढूंढ रहे हैं, वो अल्फाज तो हमारी वेबसाइट में मौजूद ही नहीं है। तो ये इट इज कॉल्ड कीवर्ड रिसर्च। जो हम ये काम करने के बाद अगला जो पहला काम करेंगे, जो एसईओ से पहले काम शुरू करते हैं, वो होता है कीवर्ड रिसर्च। ये अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम एसईओ तो नहीं कर रहे, आप सबको पता है, मैं बीच में एसईओ की चीजें बताता हूँ, मगर एक्चुअली हम ये समझ रहे हैं कि किसी वेबसाइट को एडिट कैसे करते हैं। अभी हम सिर्फ, क्योंकि अगर आप वेबसाइट एडिट ही नहीं कर सकते तो भाई टाइटल कैसे चेंज करोगे, हेडिंग स्टाइल कैसे चेंज करोगे, पैराग्राफ के अंदर बोल्ड स्ट्रॉन्ग का यूज कैसे करोगे, पैराग्राफ्स के अंदर कीवर्ड्स कैसे लेकर आओगे, इस सब के लिए हमें HTML की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ये हमारा पहला फेज है। चलिए जी, अब जरा आगे आ जाते हैं। और ये जो पहले वाला मैंने लिखा है ना हेडिंग, इसके अंदर मैं जरा एक छोटा सा पैराग्राफ भी लिख लेता हूँ, बल्कि मैं टाइम सेव करने के लिए यहीं से टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। ये एक सेंटेंस ही ले लेता हूँ, इसे मैंने Ctrl+C किया। अब पैराग्राफ लिखना है हमने। अच्छा, H1 का टैग, H1 से लेकर H6 तक के टैग्स, ये सारे के सारे टैग एसईओ के टैग्स हैं। टाइटल का टैग एसईओ का टैग है, ठीक है, बोल्ड अभी पढ़ना है हमने। फेविकॉन का टैग, लिंक का टैग एसईओ का टैग है। अभी मैं एक टैग इस्तेमाल करने लगा हूं, कौन सा? पी फॉर पैराग्राफ, मगर ये एसईओ का टैग नहीं है, मतलब इसके अंदर हमने कोई एसईओ नहीं करनी, मगर टाइपिंग करने के लिए तो पैराग्राफ चाहिए ना हमें। आपने जब एसईओ कर रहे होने तो आप ये काम नहीं करोगे, आप फाइलें बनाओगे तो नहीं ना भाई। एक बंदे ने आपको अपनी वेबसाइट दी है कि भाई मेरी एसईओ कर दो, तो आप उसकी HTML फाइलें क्रिएट करोगे क्या? नो भाई, उसकी तो फाइलें बनी हुई है पहले से, आपने क्या करना है, उनके अंदर जाकर चेंजेस करनी है। ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमें HTML का कॉन्सेप्ट ज़्यादा डेप्थ के साथ समझ में आ जाए। अदरवाइज जब हम ये सारा काम कर लेंगे और हम जब प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो हम HTML फाइलें नहीं बनाएंगे। लोग हमें अपनी HTML फाइलें देंगे कि भाई इसके ऊपर SEO अप्लाई करनी है, ठीक है। सो पी का टैग लगाया मैंने और पी के टैग को एंड भी कर दिया। सबको पता है ना ये एंड है। इसको मैं जरा डबल लाइन में कर देता हूं ताकि आपकी रीड करने में आसानी हो जाए। इसको दो साइड लाइनों में कर दिया, ठीक है। अब ये पैराग्राफ लगा दिया। ये वाला पूरा टैग मैंने सिर्फ टाइपिंग के लिए लगाया है कि कुछ लिखा हुआ आ जाए भाई, ठीक है। इसका अभी तक कोई एसईओ का काम नहीं इस पे किया मैंने। इस पैराग्राफ में कोई एसईओ का काम नहीं है, लेकिन इसके बाद जो मैं करूंगा वो एसईओ का होगा। पैराग्राफ की शक्ल में आ गया ना, लिखा हुआ एक लाइन की शक्ल में। अब हमें यह भी देखना है कि भाई इस वेबसाइट में जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, क्या उस पैराग्राफ में कीवर्ड मौजूद है? अगर उस पैराग्राफ में कीवर्ड मौजूद है तो क्या उसको बोल्ड किया हुआ है या स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? अगर नहीं किया हुआ तो हम उसे बोल्ड और
स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इसके लिए कौन से टैग इस्तेमाल होते हैं? मैं कहता हूं भाई ये कीवर्ड है, सपोज एक मैंने कौन सा टैग लगाया, बीका, और इसको मैंने यहां पर एंड भी कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसे मैंने बोल्ड कर दिया इस टेक्स्ट को। अब गूगल का क्राउलर जब पैराग्राफ में आएगा तो उसको पता लग जाएगा कि भाई कीवर्ड कहाँ है इसमें, जो बोल्ड हुआ है वो कीवर्ड है, बेशक वहां पर हेलो लिखा हो, लेकिन उसने वो किसे ढूंढ रहा है कीवर्ड के लिए पैराग्राफ में, बोल्ड के टैग को। यहां फिर वो ढूंढ रहा है किस टैग को, स्ट्रॉन्ग के टैग को। ये दोनों टैग बिल्कुल एफिशिएंसी में एक जैसे हैं। जब HTML स्टार्ट की थी हमने तो उस वक्त हमारे पास बोल्ड का टैग होता था, उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने इस टैग को इम्प्रूव किया, हालांकि बिल्कुल एक जैसे ही हैं दोनों, आउटपुट भी एक जैसी है। तो दूसरा टैग स्ट्रॉन्ग का हुआ, आप बोल्ड भी यूज कर सकते हो और आप स्ट्रॉन्ग भी यूज कर सकते हो, दोनों एक जैसे हैं, दोनों की वर्थ SEO के पॉइंट से बिल्कुल एक ही है। इसको रिफ्रेश करें, क्या हुआ, आ गया, फील हो रहा है कोई डिफरेंस क्या? नहीं, ये बोल्ड है और वो भी बोल्ड है। अब गूगल का क्राउलर जब इसको पढ़ेगा, गूगल जब इसको देखेगा इस पैराग्राफ को, तो वो इसके पैराग्राफ के अंदर से कीवर्ड किसको समझेगा, प्रोफेशनल किचन को। उसको नहीं पता कि इनका कीवर्ड क्या है, इनकी प्रोडक्ट क्या है, भाई ये बेचते क्या है, इनके पास क्या चीजें हैं बेचने के लिए। उसने इस पैराग्राफ में से क्या ढूंढना है, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग। तो जहां पर बोल्ड और स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है गूगल के मुताबिक वो क्या है, ठीक, समझ में आई बात जी? काफी कुछ हो गया। एक वेबसाइट के हवाले से अगर हम देखें, इधर आए जरा, अगर हम यहां पर देखें तो काफी चीजें हमें समझ में आ गई। भाई ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ आ रहा है ये सारा समझ में आ गया ना। अब बाकी बच गया हमारे पास इमेजेस, बाकी बच गई हमारे पास तस्वीरें, कि तस्वीरों को हमें कैसे हैंडल करना है। तस्वीर लगाने के लिए कौन सा टैग होता है, हाँ जी, इमेजेस लगाने के लिए हमारे पास IMG का टैग है। अगर आपको HTML फाइल में इमेजेस ऐड करने हैं तो हमारे पास कौन सा टैग है, IMG का। चलिए हम एक काम करते हैं, ज़रा ये जो आखिरी वाला था ना, यहाँ पर जाकर ना एक तस्वीर भी ऐड कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया, कौन सा टैग है, IMG। उसके बाद मैंने लिखा SRC। ये क्या चीज़ है SRC, स्क्रीन नहीं, वो बताया जो मैंने बताया। क्या चीज़ क्या है ये, चीज़ क्या है ये, भैया मैंने नहीं पूछा एब्रीविएशन किस चीज़ का, इसे क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। ये इमेज का एट्रीब्यूट है, ये IMG के टैग का एट्रीब्यूट है। और SSC स्टैंड फॉर सोर्स। सोर्स का क्या मतलब है कि भाई तस्वीर कहाँ पर है, जैसे ऊपर लिखा था ना href, तो तस्वीर बताई थी। IMG के अंदर तस्वीर कैसे बताएंगे, SRC में। SRC किसका एब्रीविएशन है, सोर्स का, कि सोर्स इमेज का है। सेम है, वो सब कुछ कर सकता हूँ जो पहले किया। पहले इमेज का क्या नाम था भला, ऊपर आकर देखें, फेविकॉन। डबल कोटेशन में लिख दें। फिलहाल अभी मैं इसको यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये सिंपल तस्वीर लगाने का तरीका हो गया। जरा चेक करते हैं कि क्या तस्वीर लगी है। बड़ी भी लगी है, हाँ मैंने कहा तस्वीर लगी भी है और बड़ी भी लगी है। यही वाली तस्वीर जब मैं फेविकॉन में लगा रहा था तो छोटा सा इमेज आ रहा था। क्यों आ रहा था पता है, उधर हमने लिखा था कि रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन। वहां हमने कहा था भाई तस्वीर जितनी बड़ी मर्जी हो, तुमने इसे कैसे दिखाना है, आइकॉन की शक्ल में दिखाना है। अब हमने क्या लिखा है, IMG का टैग। IMG के टैग के अंदर इमेज पूरे का पूरा नजर आएगा, ठीक है। अच्छा अब जरा आगे चलते हैं, ये अभी खत्म नहीं हुआ था। अब IMG का पहला एट्रीब्यूट तो था SRC, और ये तो बड़ा बुनियादी एट्रीब्यूट है ना। मिसाल के तौर पर आप ये वाला एट्रीब्यूट यूज ही नहीं करते तो क्या तस्वीर आएगी, भाई तस्वीर ही नहीं आएगी, इसके बगैर तो तस्वीर लग ही नहीं सकती। लेकिन इसके कुछ और एट्रीब्यूट्स भी हैं जो SEO के हवाले से हैं, और पहला है आर्ट।
ALT स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट, नाम से ही पता लग रहा है। अगर हम HTML के पर्पज से देखें तो इसका मतलब ये है कि भाई ये अल्टरनेट टेक्स्ट है, अगर तस्वीर ना आए तो ये आए। ऐसे ही है ना, अल्टरनेट का तो मतलब यही है ना भाई, मतलब यहाँ पर एक अल्टरनेटिव डिजिटल मार्केटिंग का टीचर है, मैं नहीं आऊँगा तो क्या होगा, वो आ जाएगा। अल्टरनेट में तो यही होगा। तो आल्ट का मतलब क्या हुआ, अल्टरनेट। लेकिन ये अल्टरनेट एक्टिवेट कब होगा, HTML के पॉइंट से, जब तस्वीर नज़र नहीं आ रही होगी। भाई तस्वीर कब नज़र नहीं आएगी, अगर तो वेबसाइट है तो इंटरनेट बड़ा स्लो चल रहा है, भाई तस्वीर लोड नहीं हो रही, टेक्स्ट लोड हो रहा है, तस्वीर लोड ही नहीं हो रही, इसका मतलब तस्वीर नज़र नहीं आ रही, क्या नज़र आएगा फिर, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने जो रेफरेंस दिया तस्वीर का वो ठीक नहीं दिया, एरर आ रहा है, अब तस्वीर नज़र नहीं आ रही तो क्या नज़र आएगा, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट की लेंथ हो सकती है अबाउट 140 कैरेक्टर्स, ठीक है। क्या हुआ भाई, हंसने वाली बात मैंने की है किसी और ने किया, किसने किया, कैसे कर लेते हो यार, हैं? चलो जी, यहाँ पर मैंने सपोज किया कि ये मैंने लिख दिया कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। अच्छा, गूगल के मुताबिक ये क्या चीज़ है, गूगल के मुताबिक ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट है। भाई जब ये HTML स्टार्ट हुई थी, जब HTML बिल्कुल स्टार्ट हुई 90s में, तो उस वक्त SEO के कोई नाम भी नहीं था। हाँ, SEO का नाम की कब जरूरत पड़ती है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं भाई पूरे लाहौर में पीक सोल्यूशन का एक कंप्यूटर कॉलेज है, पूरे लाहौर में, जितना बड़ा लाहौर है ना, सिर्फ एक ही कॉलेज है पीक सोल्यूशन का, ठीक है। तो मार्केटिंग की जरूरत है इन्हें, भाई कोई ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है भाई एक ही कॉलेज है, एक ही है। यहाँ दूसरी इस तरह देखें कि एक छोटा सा गांव है, उसके अंदर कोई 15 घर है और सब रेलवे स्टेशन के करीब करीब है ना। एक बंदा गाड़ी से उतरता है, किसी भी बंदे से पूछता है जी वो जमील साहब का घर कहाँ पर है, पता लग जाएगा ना, बताएगा कि नहीं बताएगा। लेकिन अब लाहौर के रेलवे स्टेशन पे उतर के अगर जमील साहब का घर पूछेंगे तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे ना कि भाई ये इसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब है, नहीं पूछ सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जब SEO आई है, कब आई है, जब कंपटीशन आया। कंपटीशन से पहले SEO तो नहीं थी, सबसे पहले क्या आई थी, HTML। तो HTML तो वेबसाइट आ गई ना, इसकी इंपॉर्टेंस भी तब आई थी। पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या आई थी, मतलब इसकी ओरिजिनेट कैसे हुआ था ये SEO। एक बंदे ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई थी और उसकी वेबसाइट खुल नहीं थी, किसी भी वजह से खुल नहीं रही थी। तो उस वक्त 2-4 लोगों की और वेबसाइट थी, उसकी अपनी वेबसाइट में शायद कोई इशू था, खुल नहीं थी रही, तो कुछ और वेबसाइट खुलती जा रही थी बार बार। उसे गुस्सा आ गया, कहता ये क्या बात हो गई। फिर यहाँ से उसके माइंड में आया कि भाई ऐसा होना चाहिए कि वेबसाइट या तो मेरी खुले या किसी की भी ना खुले। सो ये आपको जोक नहीं सुना रहा हूँ, ये ओरिजिनल बात बता रहा हूँ कि SEO शुरू कैसे हुई है। SEO शुरू ऐसे हुई है कि उसकी वेबसाइट नहीं थी मिल रही उसको, फिर उसने कहा कि इस वेबसाइट में ऐसा कुछ करूं कि बस मेरी वेबसाइट ही ऊपर आए और किसी की वेबसाइट ऊपर ना आए। तो SEO से पहले टैग्स तो पहले के हैं ना, ये वाले टैग्स जो मैं पढ़ा रहा हूं ये HTML के टैग्स हैं, लेकिन गूगल इनको यूज कर रहा है अब SEO के लिए, पहले नहीं करता था, पहले तो SEO का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आल्ट का जो एट्रीब्यूट है ये एक्चुअली किस मकसद के लिए था कि तस्वीर नजर आए तो ठीक है, ना नजर आए तो टेक्स्ट नजर आए। अब मैं ये बताऊंगा आपको कि भाई गूगल ने फिर इसका क्या यूज़ किया, और मैंने क्या कहा ये नाम कितना बड़ा हो सकता है, 140 कैरेक्टर तक बड़ा हम नाम इसको रख सकते हैं। हमें वैसे इतना बड़ा नाम रखने की ज़रूरत नहीं है, हम नाम कितना बड़ा रखेंगे जितना बड़ा कीवर्ड होता है हमारा। यहाँ यूँ कर लें कि 60 कैरेक्टर्स में कीवर्ड लिख सकते हैं, टाइटल हम 60 कैरेक्टर्स में लिख सकते हैं, तो हम इसको डबल कर लें, बहुत बड़ा नाम लिखने, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 2 कीवर्ड्स आ जाएंगे। अब आ जाएंगे इधर और इसको रीलोड करें, तस्वीर आ गई भाई, कोई मसला ही नहीं है उसको। अल्टरनेटिव टेक्स्ट कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, मैंने क्या बताया आपको कब आएगा, जब पिक्चर नहीं आएगी। माशाल्लाह मुझे पक्का यकीन आप सब घर जाएंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो सभी का आर्ट टेक्स्ट आएगा, है ना, पिक्चर किसी की भी नहीं आएगी। परेशान खुद भी होते हैं, मुझे भी करते हैं फिर घर में। अच्छा आ जाएगी। अब एक काम करते हैं, मैं भी वही काम करता हूँ जो आपने करना है। चलो, गड़बड़ हो गई, मैंने कहा गड़बड़ हो गई ना इमेज में, अब ये इमेज तो नहीं है। अब मैं इसको सेव करता हूं और देखते हैं अब क्या होता है, क्या हुआ, आ गया। अब अल्टरनेटिव टेक्स्ट आया, क्यों आया, पिक्चर नहीं आई, क्योंकि मैंने पिक्चर का रेफरेंस
गलत दिया, यानी जब मैं पिक्चर का फाइल नेम ठीक नहीं दूंगा, उसके नाम की स्पेलिंग मिस्टेक कर दूंगा, उसकी डाटा टाइप गलत लिख दूं, फॉर एग्जांपल वो पीएनजी है मैं जेपीजी लिख दूं, वो जेपीजी है मैं पीएनजी लिख दूं, फिर गड़बड़ हो गई। टाइपिंग मिस्टेक कर दूं तो ये एरर जनरेट होगा। ये तो है HTML का मसला। हमारा मसला तो ये नहीं है। हम क्यों यहाँ पर, मतलब हम कोई वेब डेवलपर तो नहीं है कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट लगा दो और वेबसाइट पे किसी ने नहीं लगाया हुआ तो हम लगा देंगे, नहीं। हम ये कह रहे हैं कि भाई इस तस्वीर को रैंक करना है, तो तस्वीर को रैंक करने के लिए इसको मैं ठीक कर देता हूँ। बेसिकली इमेजेस को क्राउलर रीड नहीं करेगा, वीडियोस को भी क्राउलर रीड नहीं करता। क्राउलर किसे रीड करता है? गूगल का क्राउलर रीड करता है टेक्स्ट को। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसे तस्वीर की जगह पर क्या दिखा रहा हूँ? टेक्स्ट रैंक करवाने के लिए। गूगल पे भी तो ऐसे ही है ना, गूगल इमेजेस पे जाएं तो क्या गूगल इमेजेस पे ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ तस्वीरें दिखाकर तस्वीरें ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हो? टाइपिंग करके तस्वीरें ढूंढते हो। तो हम यही कह रहे हैं कि भाई जब हम टाइप करें तो हमारे इमेजेस आए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो SEO है वो किस पार्ट से हो रही है? वो टेक्स्ट वाले पार्ट से हो रही है, वो इमेज के फिजिकल शेप से नहीं हो रही। ऐसे नहीं है कि भाई एक आईफोन से इमेज लिया हुआ या एक बहुत हाई क्वालिटी से इमेज लिया हुआ तो वो एकदम रैंक हो जाएगा, और जो एक सिंपल कैमरे से या मोबाइल से तस्वीर खींची है वो जल्दी रैंक नहीं होगी, बल्कि रैंक तब होगी जब उस पर SEO के फैक्टर्स लगे होंगे। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, अब सबको समझ में आ गया कि यहाँ पर हमारा क्या आने वाला है? कीवर्ड, ताकि कोई भी बंदा अगर सर्च करे तो हमारी तस्वीरें नजर आए, यहाँ पर हमारी वेबसाइट की तस्वीर नजर आए। सो अब हमने ये टैग भी पढ़ लिया और साथ में हम लोगों ने इसकी एट्रीब्यूट को देखकर इसकी इंपॉर्टेंस को भी देखा। इसका एक और एट्रीब्यूट है, और वो कौन सा है? वो है टाइटल। अब टाइटल क्या होता है? यहां पर भी मैं वो वर्ड लिख रहा हूं जो मैंने ऊपर लिखा है। हाँ, अच्छा जी, टाइटल से क्या मुराद है? इसको भी सेव करो। इसको जरा रीलोड करें, माउस लाएं तस्वीर पे। क्या हुआ? कुछ डिफरेंट फील हुआ कि नहीं हुआ? नाम ऊपर लिखा हुआ आ गया। अब देखें, हम बहाने बहाने से जगह ढूंढ रहे हैं ना, कहाँ कहाँ जाकर कीवर्ड लगाएं कि गूगल को समझा दें कि भाई ये हमारा कीवर्ड है, और हम सबसे ज़्यादा जगहों पर कीवर्ड हमने इस्तेमाल किया हुआ है अपने कंप्यूटर से। मतलब कहाँ इस्तेमाल कर लिया मैंने इस्तेमाल किया आल्ट में, मैंने इस्तेमाल किया टाइटल में, अभी मैं एक और जगह पे भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। वो कौन सी है? इमेज का नाम क्या है? फेविकॉल। अब मैं क्या करूँगा, इधर आते हैं और यहाँ पर F2 करें और यहाँ पर आकर क्या लिख दें? कमर्शियल किचन। भाई यहाँ पर कोई लिमिटेशन तो नहीं है ना कि फाइल का नाम यही होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा कि जिस इमेज को मैं दिखा रहा हूँ SEO के पर्पस के लिए, मैं वहाँ पर भी उस इमेज का नाम भी कीवर्ड पे कर दूंगा। जब मैं उसका नाम भी कीवर्ड पे करूंगा तो भाई गूगल के लिए तो बड़ी आसानी पैदा हो गई ना कि मैंने किसको रैंक करना है। उसको जो हमारी अपलोडेड फाइल है उसका नाम भी कमर्शियल किचन इक्विपमेंट नज़र आ रहा है, उसको उसका आल्ट एट्रीब्यूट भी कमर्शियल किचन इक्विपमेंट नज़र आ रहा है, उसका टाइटल टैग भी कमर्शियल किचन इक्विपमेंट नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी प्रायोरिटी बढ़ गई हमारी इमेजेस को दिखाने की उसकी। अब देखिए जरा क्या हुआ है। क्या हुआ? तो गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हुई है? आप लोगों ने बताना जल्दी से। हाँ भाई, उधर नाम गलत लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ पर भी होगी। यहाँ पर तो होनी थी ना, एक ही इमेज को मैं 2 दफ़ा पहले यूज़ कर रहा था। अब अगर आपने यूँ घर में जाके करना होगा तो 2 इमेजेस अलग कर लेना, फेविकॉन वाले की कॉपी कर लेना ताकि वो फेविकॉन ही रहे, और जो दूसरा यूज़ करे उसका नया नाम रख लें। तो मैं इधर आता हूँ, कहाँ पे नाम चेंज करना चाहिए मुझे? यहाँ पे क्या नाम रखना चाहिए? फाइल के नाम के दरमियान में स्पेस बार नहीं होनी चाहिए। ये भी SEO के अगेंस्ट है। अभी आपने देखा मैंने लिखा कमर्शियल हाइफन किचन हाइफन या डैश इक्विपमेंट, स्पेस यूज नहीं किया। फाइल के नामों में चाहे वो इमेजेस के नाम हो, चाहे वो HTML फाइल्स के नाम हो,
भाई कोई भी नाम जो फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा हो उसमें स्पेस बार नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी जगह पर हाइफन होना चाहिए, अंडरस्कोर भी नहीं होना चाहिए। हाँ, हाइफन का कैरेक्टर होना चाहिए, डैश, कीबोर्ड पे डैश बना होता है ना। अच्छा, अब उसके बाद एक चीज और थी हमारे पास, वो क्या थी, आखिरी एक इसका रह गया एट्रीब्यूट, विड्थ और हाइट। अब देखिए इस इमेज का एक साइज है, इस इमेज का एक साइज तो है ना जो हम यूज कर रहे हैं। भाई इस पे माउस लाओ सा, माउस रखें इस पे, आ रहा है ना साइज लिखा हुआ 371/422 साइज है ये किसी इमेज का। लेकिन इसके बावजूद गूगल हमें क्या कह रहा है, कहता है भाई इमेज के एट्रीब्यूट में विड्थ और हाइट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि वो ये कहता है कि भाई आपकी वेबसाइट में एक तस्वीर तो नहीं है, नंबर ऑफ पिक्चर्स हैं, तो होगा क्या, पहले एक तस्वीर आएगी, साइज तो पता ही नहीं है, तो गूगल क्या करेगा, उसको पूरी वेबसाइट पे अपलोड कर देगा। जब दूसरी पिक आएगी तो फिर क्या होगा, वो जगह बनाएगा ना दूसरी तस्वीर के लिए, तो पहली को क्या करेगा, छोटा करेगा थोड़ा। इस तरह जब बार बार तस्वीरें आती जाएंगी तो क्या होगा, ये वाला प्रोसेस चलता रहेगा, जो काफ़ी सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट होगी और ये काम होगा जिससे मेरी वेबसाइट स्लो होने के चांस हैं, है ना चांस कि भाई ये सारा काम हो रहा हो। ऐसे ही है ना, जैसे आप क्लास में आते हो, कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, भाई कल से क्या हो भाई ये सारी कुर्सियाँ बाहर पड़ी हों, आप आते हैं मेरी क्लास में, आप सबको पता है कुर्सी कहाँ कहाँ पड़ी होती है, अपनी अपनी कुर्सी लाकर रखते हो और पढ़ना शुरू हो जाते हो। क्या ख्याल है, मेरा ख्याल है आधा पौना घंटा तो हम इसी काम पे लगे रहेंगे। किसी की कुर्सी सेट आते हुए सेट नहीं होगी, किसी की आगे हो जाएगी, किसी की पीछे हो जाएगी, किसी की उल्टी हो जाएगी, ऐसी होगा ना, टाइम खराब होगा क्लास का। इसी तरह जब इमेजेस के साइजेस होंगे उसका भी टाइम खराब होगा ना वेबसाइट का। अब हम ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि ये साइज गलत है, हम कहते हैं यही वाला साइज बता दो। क्या साइज बता दो भाई, इसके ऊपर साइज लिखा हुआ आ रहा है 371 विड्थ और 422 हाइट। तो मैं क्या करूंगा, विड्थ और हाइट की एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हुए ये साइज मेंशन कर दो। इससे फायदा क्या होगा कि जब गूगल का क्राउलर हमारी वेबसाइट पर आएगा तो उसे हमारे इमेजेस के साइजेस का पहले से ही पता होगा, तो हमारी वेबसाइट की लोड होने का टाइम जल्दी लोड हो जाएगी, डिले नहीं करेगा। तो ये क्या चीज़ है जी, ये क्या साइज है 371 और 422। 371 और फर्क क्या पड़ा, देखें पड़ा ना फर्क। अब पहले तो इमेज लोड ही नहीं हुआ था तो इसलिए उसने साइज अंडरस्टैंड नहीं किया था, अब हमने फिक्स कर दिया ना उसका साइज, तो एकदम वही साइज आ गया। अदरवाइज क्या होता, इमेजेस पहले लोड होता फिर साइज काउंट करता, यही बात की है ना मैंने। इसने क्या किया, पहले ही साइज इसको पता लग गया तो एकदम साइज उसने लगा दिया। पहले क्या होना था, पहले उसने प्रोसेसिंग में लगे रहना था और जो साइज होना था वो मैनेज करना था, फिर दूसरी तस्वीर आनी थी उसकी प्रोसेसिंग शुरू करनी थी, फिर साइज को फाइंड करना था। तो इस तरह करने से क्या हुआ कि साइजेस का उसको पहले से ही पता लग गया, तो टाइम सेव हो गया ना। तस्वीर इसलिए नजर नहीं आ रही कि वो मैंने नाम चेंज किया हुआ है। मैंने अंडू कर दिया, वही पुराने वाला नाम कर दिया, तो तस्वीर भी लोड हो गई और साइज भी लोड हो गया। चलें जी, आज के लिए काफ़ी हैं। आज हमने काफ़ी सारे HTML के टैग्स पढ़े हैं। हेडिंग स्टाइल, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, टोटल कितने हेडिंग स्टाइल्स पढ़े हैं, 6 हेडिंग स्टाइल्स पढ़े हैं। बोल्ड, स्ट्रॉन्ग पढ़ा है और आखिर में इमेज का टैग पढ़ा है। और ये इमेज का टैग मुझे याद करेगा, यहीं से मैं आगे बात शुरू करूंगा। इसके साथ में SEO फैक्टर्स भी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? क्या फैक्टर्स हैं SEO के? नंबर 1, फाइल का नाम कीवर्ड पर होना चाहिए, यही पढ़ा ना। आपका कीवर्ड आपके आर्ट एट्रीब्यूट में होना चाहिए, आपका कीवर्ड आपके टाइटल में होना चाहिए, और आपको अपनी इमेज की विड्थ हाइट मेंशन कर देंगे तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। अभी इसका एक फैक्टर है जो हम अगली क्लास में डिस्कस करके नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे।